हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज की हमारे सेशन में जेएआईबी समरी सीरीज में। और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों आपके मॉड्यूल बी की क्लास के साथ। सो पीपीबी पेपर 2 का हम लोग डिस्कशन करते हैं और वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, सभी इंपॉर्टेंट यूनिट्स के सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हम लोग कवर करते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो हमारी क्लास है वो मॉड्यूल बी की क्लास नंबर 20 हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। और हमारा पेपर 2 पीपीबी जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे टेलीग्राम JAIB बाय अरविंद सर पर जुड़ सकते हैं या QR कोड के थ्रू भी आप मेरे साथ अटैच हो सकते हैं और आप अपने अपने क्वेश्चंस जो भी आपके डाउट्स हैं आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिल फाइनेंस। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? बिल फाइनेंस। क्या होता है बिल फाइनेंस? देखिए, अगर हम बिल फाइनेंस की बात करें तो बिल फाइनेंस एक तरीका है जिसके थ्रू बैंक लेंडिंग प्रोवाइड करता है, यानी लोन प्रोवाइड करता है या क्रेडिट एक्सटेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो बिल फाइनेंस इज वन ऑफ द मोड ऑफ लेंडिंग बाय अ बैंकर कंपेयर टू अदर मोड ऑफ फाइनेंसिंग। बिल फाइनेंस ऑफर्स अ बैंकर एन इजी मोड ऑफ लेंडिंग। जैसे बैंक डिफरेंट टाइप के लोन आप सभी को प्रोवाइड करता है, हमें प्रोवाइड करता है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर को डिफरेंट टाइप से लेंडिंग करता है। उन्हीं डिफरेंट टाइप ऑफ लेंडिंग में एक लेंडिंग का प्रकार होता है बिल ऑफ फाइनेंस। तो जब हम बिल ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं तो बिल ऑफ फाइनेंस एक इजी मोड है जिसके थ्रू बैंक लोन प्रोवाइड करता है, लेंडिंग प्रोवाइड करता है किसको? बोरोवर को। अगर हम बात करते हैं बिल फाइनेंस की तो बिल फाइनेंस में डिस्काउंट और परचेस किया जाता है बिल किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। ठीक है, समझ लेते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले अगर बात करें तो मान लीजिए कोई सेलर है और सेलर ने कोई भी सामान किसी बायर को क्या किया? सेल किया। ठीक, और ये सेल किस पे किया? क्रेडिट पे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्रेडिट के एविडेंस के तौर पे सेलर ने एक बिल एक्सेप्ट करवा लिया या बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करवा लिया किससे? बायर से। ठीक है, अब मान लीजिए मीनवाइल उसी समय जब इन्होंने क्रेडिट पे सामान दे रखा था, मान लीजिए सेलर को पैसे की रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो सेलर क्या करेगा? इस बिल को किसके पास ले जाएगा? बैंक के पास, है ना। अब मान लीजिए ये जो बिल है ये मान लीजिए 4 लाख रुपए का बिल है, यानी 4 लाख रुपए का अमाउंट क्रेडिट पे बायर को बेचा गया है। ठीक है, अब ये 4 लाख रुपए का बिल है और ये 3 महीने के बाद, कितने महीने के बाद? 3 महीने के बाद बायर पैसा देगा। तो ये क्या करेगा? जब बिल, कोई भी बिल अगर समय के अनुसार जारी किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं यूजेंस बिल। क्या कहते हैं दोस्तों? यूजेंस बिल कहते हैं, यानी म्यादी बिल। ठीक है, तो अब क्या करेगा बैंक इस बिल को क्या करेगा? डिस्काउंट करेगा। क्या कर देगा? डिस्काउंट कर देगा। जैसे बैंक ने कहा कि हम इस बिल को 10% पे डिस्काउंट कर देंगे, मान लो, तो 4 लाख का 10%, जैसे 4 लाख का हमें क्या करना है? 10%, है ना। 10% का मतलब हुआ दोस्तों, 10% का मतलब हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 40,000। कितना हुआ? 40,000। तो यहाँ पे बैंक इस बिल को अपने पास रख लेगा एज अ सिक्योरिटी और इनको 3 लाख, है ना, 60,000 रुपए प्रोवाइड कर देगा। 3,60,000 प्रोवाइड कर देगा। इसी को कहा जाएगा बिल डिस्काउंटिंग। ठीक, अब ये बिल किसके पास है? बैंक के पास। जिस दिन इस बिल की मैच्योरिटी आएगी, क्या आएगी? मैच्योरिटी आएगी, उस दिन ये बिल बैंक किसके पास रिप्रेजेंट करेगा? बायर के पास। और बायर से कितना पेमेंट रिसीव करेगा? 4 लाख रुपये। ठीक है दोस्तों, यह जो इंटरेस्ट के साथ मिलना होगा वो पैसा रिसीव करेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बिल डिस्काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारे जो बिल होते हैं यानी बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं, 2 प्रकार से ड्रॉ किए जाते हैं, या तो डिमांड बिल। कौन सा? डिमांड बिल। ठीक है, डिमांड बिल या फिर यूजेंस बिल। कौन सा बिल? यूजेंस बिल। कौन सा बिल? यूजेंस बिल। 2 प्रकार से बिल ड्रॉ किए जाते हैं, या तो डिमांड बिल होगा या यूजेंस बिल। अगर सेलर ने डिमांड बिल मतलब एक्सेप्ट कराया है बायर से, तो इस बिल को जब बैंक के पास ले जाएगा तो वो इस बिल को करता है परचेज। क्या करता है दोस्तों? परचेज करता है। और अगर कोई बिल समय के अनुसार मतलब जनरेट किया गया है, एक्सेप्ट कराया गया है किससे? बायर से, तो इस बिल को कहा जाता है दोस्तों, इस बिल को बैंक क्या करेगा? डिस्काउंट करेगा। क्या करेगा? डिस्काउंट करेगा। तो याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे ये 2 वर्ड लिखे हैं कि बिल फाइनेंस के तहत या तो बैंक डिस्काउंट करता है बिल को या परचेज करता है किसको? कमर्शियल बिल को, अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। और ये बिल किस पक्ष में जनरेट हुआ है? जब उसने कोई सेल किया था गुड्स का किसी बायर को। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है, आई होप अब समझ में आ गया होगा। नाउ अगर हम बात करें डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, तो आपके लिए जो मैंने अभी समझाया है वही पूरा चित्र यहाँ पे बना है। ठीक है,
नाउ बिल फाइनेंस एज कंपेयर टू कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट हैज फॉलोइंग एडवांटेज। जैसे जब भी कोई बैंक शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है, जब भी कोई बैंक शॉर्ट टर्म के लिए क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एडवांसेस। क्या कहते हैं दोस्तों, एडवांसेस। और एडवांसेस तीन प्रकार से प्रोवाइड किए जाते हैं, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल या बिल फाइनेंस। क्या कहा जाता है, बिल फाइनेंस। ठीक है, तो जैसे अगर हम कंपेयर करें कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट से किसको, बिल फाइनेंस को, तो बिल फाइनेंस से क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं उनकी बात यहाँ पे की गई है। द अंडरलिंग ट्रांजेक्शंस आर इजीली आइडेंटिफिएबल, यानी बिल फाइनेंस के तहत जो भी ट्रांजेक्शंस किए जाते हैं उनको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देयर इज डेफिनेट, क्या लिखा है, डेफिनेट डेटा ऑफ रीपेमेंट, कितना अमाउंट रीपेमेंट करना है वो डेफिनेट डेटा होगा। इसके बाद आता है द बिल विल कैरी मोर देन वन सिग्नेचर इफ इट इज एन यूजेंस बेसिस। अगर कोई बिल यूजेंस बेसिस पे जारी किया जाता है तो एक से ज्यादा सिग्नेचर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इट रिप्रेजेंट एन इजीली ट्रांसफरेबल एसेट्स एंड इन केस नीड द सेम कैन बी रीडिस्काउंटेड टू इंप्रूव द लिक्विडिटी ऑफ द बैंक। जैसे इनका कहना क्या है कि बिल को रीडिस्काउंट भी कराया जा सकता है। जैसे सेलर के पास जब बिल था तो सेलर ने डिस्काउंट कराया किससे, बैंक से, तो बैंक ने क्या किया, पैसा प्रोवाइड कर दिया सेलर को और बिल रख लिया अपने पास। ठीक है, डन है। तो इसे क्या कहा गया, डिस्काउंट। क्या कहा गया, डिस्काउंटिंग। क्या कहा गया, डिस्काउंट ऑफ बिल। ठीक है, अब मान लो इसी समय अगर मान लीजिए बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट हो जाए तो बैंक किसी दूसरे बैंक के पास जाकर इसी बिल को क्या करा सकता है, रीडिस्काउंट करा सकता है। क्या करा सकता है, रीडिस्काउंट करा सकता है। तो बिल पहुंच जाएगा इस बैंक के पास और ये इनको क्या दे देगा, पैसा। तो इसीलिए कहा गया है कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम अगर आती है तो बैंक इजीली इसको क्या करा सकता है, रीडिस्काउंट करा सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, ट्रांसफरेबल। क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफरेबल होता है। और जब ट्रांसफरेबल होता है इसीलिए इसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत रेगुलेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है, यहां पे क्लियर हो गया होगा। नाउ अगला पॉइंट क्या आता है, क्लास ऑफ बिल एंड लॉ गवर्निंग बिल। देखो जब हम क्लास ऑफ बिल की बात करते हैं तो बिल जो डिस्काउंट या परचेस किए जाते हैं बैंक के द्वारा वो तीन कैटेगरी में होते हैं, है ना। पहला होता है क्लीन बिल। क्लीन बिल का मतलब है सिंपल ओनली बिल, देयर इज नो अटैच्ड डॉक्यूमेंट। ओके, तो उसे हम लोग कहते हैं क्लीन बिल। फिर होता है डॉक्यूमेंट्री बिल। डॉक्यूमेंट्री बिल वो बिल होता है जो कि बिल के साथ कोई ना कोई गुड्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स का कोई डॉक्यूमेंट अटैच होगा। जैसे अगर हम बात करें तो बिल ऑफ लैंडिंग हो सकता है, एयरवे बिल हो सकता है, पोस्टल मतलब रिसिप्ट हो सकती है। तो जो भी डॉक्यूमेंट जो कि उस सामान के मालिकाना हक को रिप्रेजेंट करता है, जिस सामान के अगेंस्ट में बिल को जनरेट किया गया है, उसे कहते हैं हम अटैच डॉक्यूमेंट, जो कि अटैच किया जाएगा बिल के साथ। अगर बिल के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच किया गया है तो वो कहलाएगा डॉक्यूमेंट्री बिल। और बिल ड्रॉन अंडर क्रेडिट, तो जब भी समय के अनुसार जो बिल ड्रॉ किया जाता है उसे बिल ड्रॉन अंडर क्रेडिट कहा जाता है, यूजेंस बिल। ठीक है दोस्तों, तो दिस डिपेंड्स ऑन द टर्म ऑफ द ट्रेड ट्रांजेक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द बिल। तो क्लीन बिल मैंने आपको पढ़ाया, डू नॉट हैव एनी एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट। क्लीन बिल के साथ कोई भी एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट नहीं होगा। सिंपली स्टैब्लिश दैट द ड्रॉई इज रिक्वायर्ड टू पे द स्टेटेड अमाउंट ऑन द स्टेटेड डेट। उस बिल पे सिंपल इतना लिखा रहेगा कि जिस, देखो जनरेट बिल ऑफ एक्सचेंज को हमेशा कौन क्रिएट करता है, ड्रॉवर। कौन करता है, ड्रॉवर। ठीक है, और किसके पक्ष में करता है, ड्रॉई, क्योंकि पेमेंट किसको करनी है, ड्रॉई को। तो ड्रॉई सिर्फ इसमें यह बताएगा कि कितना अमाउंट पे करना है और किस डेट को करना है, किस डेट को पे करना है, ये एक्सेप्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। सिंपल एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्लीन बिल कहलाता है। वहीं जब डॉक्यूमेंट्री बिल की बात करते हैं तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसके साथ अटैच्ड होता है शिपिंग डॉक्यूमेंट फॉर द शिपमेंट ऑफ गुड, है ना, एंड यूज एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर पेमेंट। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट, है ना, टाइटल ऑफ गुड का डॉक्यूमेंट अटैच किया जाता है तो फिर वो डॉक्यूमेंट्री बिल कहलाता है। ठीक है, डन है, क्लियर है, यस और नो। नाउ लॉ गवर्निंग बिल। अब किस, जो भी बिल्स के अंदर हमारे पार्ट्स होते हैं या जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, उनको किस नियम के तहत गवर्न किया जाता है। तो द लाइबिलिटी एंड राइट ऑफ पार्टीज ऑफ द बिल इज गवर्न अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। यानी बिल से रिलेटेड जो भी लॉ होगा वो हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 होगा, इसके तहत इसको गवर्न किया जाएगा। तो अगर गवर्न
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत किया जाता है। तो व्हाट इज द बिल, बिल की डेफिनेशन क्या है? एक्चुअली जो बिल हमारा होता है वो सिंपल क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। और बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है और इसे सेक्शन 5 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत रेगुलेट किया जाता है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो लिखित में है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, जिसमें कोई भी कंडीशन ना लगी हो, साइंड बाय द मेकर, मेकर के द्वारा साइन किया गया हो, डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, जिसमें मेकर किसी व्यक्ति को यह डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि सर्टेन सम आपको सर्टेन पर्सन को पे करना है, टू और टू द ऑर्डर, या तो मुझे या मेरे द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, या जो भी व्यक्ति बियरर होगा उस इंस्ट्रूमेंट का उसको। तो इसे हम लोग कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों। नाउ अगर हम ड्रॉवर, ड्रॉई और पे, जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, तो यहां पे तीन पार्टी होती है। कितनी पार्टी होती है? तीन। पहली पार्टी होती है ड्रॉवर। कौन होता है दोस्तों? ड्रॉवर। दूसरी पार्टी होती है ड्रॉई। क्या होती है? ड्रॉई। और तीसरी पार्टी होती है पेई। कौन सी होती है? पेई। सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट स्टेट अ मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड ड्रॉवर। तो सेक्शन 7 किसके बारे में बात करता है? ड्रॉवर के बारे में। ठीक है। जिस जो क्या होता है? मेकर होता है बिल का। क्या? मेकर होता है जो बिल को बनाता है। ठीक है। द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड ड्रॉई। क्या बताता है? कि जिस व्यक्ति को डायरेक्शंस प्रोवाइड की गई है, डायरेक्टेड किया गया है किसके लिए? पेमेंट के लिए, वो क्या होगा दोस्तों? पेमेंट के लिए वो ड्रॉई होगा। ये भी सेक्शन 7 में बताया गया है। एंड द पर्सन हु इंटाइटल टू रिसीव द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द बिल इज कॉल्ड पे। जो इंटाइटल्ड है, क्या है? इंटाइटल्ड है क्या करने के लिए? पेमेंट को रिसीव करने के लिए। क्या करने के लिए? पेमेंट को रिसीव करने के लिए। क्या करने के लिए? रिसीव्ड करने के लिए। वो क्या कहलाएगा दोस्तों? पेई कहलाएगा। ठीक है, डन है। तो तीनों पार्टी आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज टू अ बिल, किसी बिल से जो पार्टीज का रिलेशनशिप है वो क्या है? ड्रॉअर ऑफ बिल इज क्रेडिटर और सेलर, ड्रॉई ऑफ द बिल इज द बायर और डेटर। ठीक है। तो जो ड्रॉअर होता है, क्या होता है? ड्रॉअर कौन होगा बिल का? या तो सेलर होगा, या जिसने कर्जा दिया है क्रेडिटर होगा। ठीक है दोस्तों, क्रेडिटर होगा। ठीक, डन। और ड्रॉई कौन होगा? ड्रॉई कौन होगा? ड्रॉई, ड्रॉई या तो बायर होगा या डेटर होगा। बायर होगा या क्या होगा? डेटर होगा। क्या होगा? डेटर होगा। ठीक है, किसी बिल का। ठीक। तो जो हमारा बायर होता है, द बिल इज असाइन टू थर्ड पार्टीज, देन असाइनीज विल बिकम अ क्रेडिटर। अगर ड्रॉवर इस बिल को किसी थर्ड पर्सन को असाइन कर देता है, किसको? थर्ड पर्सन को क्या कर देता है? असाइन कर देता है, तो फिर वो क्या बन जाता है? क्रेडिटर। क्या बन जाता है? क्रेडिटर बन जाएगा। और वो क्या करेगा? ड्रॉई से पेमेंट को रिसीव करने का अधिकार रखता है। ठीक है दोस्तों। और अगर इस केस में जो ड्रॉई है, अगर क्रेडिटर को फेल हो जाता है पेमेंट करने में, तो इसको फिर लाइबिलिटी किसकी आ जाएगी? ड्रॉवर की। यानी इसका पेमेंट कौन करेगा फिर? क्रेडिटर को, मतलब जो असाइनर थर्ड पर्सन उसको ड्रॉवर करेगा। ठीक है दोस्तों। Some important provisions of Negotiable Instrument Act related to bills. बिल से रिलेटेड Negotiable Instrument Act के कुछ क्या होते हैं? प्रोविजंस होते हैं। सबसे पहला प्रोविजन आता है होल्डर। कौन होता है होल्डर? सेक्शन 8 ऑफ Negotiable Instrument Act डिफाइन करता है होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एज अ पर्सन इंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू परचेज द बिल एंड रिकवर द अमाउंट। वो व्यक्ति जिसका नाम इस बिल पे लिखा है, जिसका नाम मिस्टर ABC, वो व्यक्ति जिसका नाम इस बिल पे लिखा है, जो कि इंटाइटल्ड है। क्या है? इंटाइटल्ड है क्या करने के लिए? बिल को परचेस करने के लिए। बिल को परचेस करने के लिए। ठीक है, क्या करेगा? बिल को परचेस करने के लिए और बिल का अमाउंट रिसीव करने के लिए, बिल का अमाउंट रिकवर करने के लिए जो व्यक्ति इस पे लिखा है, इंटाइटल्ड है, वो कहलाता है होल्डर। क्या कहलाता है दोस्तों? होल्डर। ठीक है, डन। इसे बताया गया है सेक्शन 8 में। कहां बताया गया है? सेक्शन 8 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। फिर आता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। कौन होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स? मान लीजिए मिस्टर ABC इंटाइटल्ड थे, बट इन्होंने इसको इंडोर्स कर दिया किसके नाम पे? मिस्टर XYZ। तो अब ये बिल किसके पास पहुंच गया? XYZ के पास। ये इंटाइटल्ड नहीं है, बट इनको इंडोर्स किया गया, इनके नाम पे इंडोर्स कर दिया गया, तो ये कहलाएंगे फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या कहलाएंगे? होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या कहलाएंगे? होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएंगे। तो सेक्शन 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स
इज एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकम द पजेसर ऑफ द बिल। वो व्यक्ति जो कंसिडरेशन के बाद बिल का पजेसर बन गया है वो क्या बनेगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स, और इसको बताया गया है सेक्शन 9 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, नाउ फिर आता है सम इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रिलेटेड टू बिल फाइनेंस में पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ड्यू कोर्स का मतलब क्या है। पहले तो ये समझ लीजिए कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है। कहां पे दिखाया गया है, सेक्शन 10। और ये क्या कहता है, सिंपल तीन चीजें। ड्रॉई जब पेमेंट करता है किसी बिल का, ड्रॉई पेमेंट करता है किसी भी बिल का, तो तीन चीजों को उसको ध्यान रखना है ड्रॉई को। पहला, एपरेंट टेनर, यानी बिल सही से ड्रॉ किया गया हो, एपरेंट टेनर है ना, बिल सही से क्या किया गया हो, ड्रॉ किया गया हो। दूसरा, गुड फेथ में, गुड फेथ में बिल को क्या किया गया, गुड फेथ में बिल का पेमेंट किया गया हो, विदाउट नेग्लिजेंस, किसी भूल चूक के बिना, विदाउट नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस के साथ। ठीक है, डन है, विदाउट नेग्लिजेंस। तो ये तीन पॉइंट अगर फॉलो हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब सेक्शन 10 फॉलो हो रहा है, यानी पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो रहा है। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। देखिए अब आ जाता है निगोशिएशन। निगोशिएशन का मतलब है जब आप ट्रांसफर कर पाते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को, इसीलिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको हम किसी के पक्ष में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो निगोशिएशन को सेक्शन 14 में बताया गया है, व्हेन अ बिल इज ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन टू अ पर्सन सो एज टू इंटाइटल्ड हिम टू क्लेम द अमाउंट ऑफ बिल, दिस इज कॉल्ड निगोशिएशन। यानी ए के नाम पे बिल जारी हुआ था और ए अगर इसको सी को ट्रांसफर कर देता है तो सी अब क्या करेगा, क्लेम करने का अधिकार रखता है इस बिल के अमाउंट का, बिल के अमाउंट को क्लेम करने का अधिकार रखता है। तो जो ये बिल ए से सी के पास पहुंचा दैट इज कॉल्ड निगोशिएशन। क्या कहलाता है, निगोशिएशन यानी ट्रांसफर। ठीक है, निगोशिएशन, और इसे सेक्शन 14 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में डिफाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, डन है। फिर आता है इंडोर्समेंट। तो अब ये जो निगोशिएशन होगा वो किस आधार पे होगा, इंडोर्समेंट के आधार पे। तो जब ए इंडोर्समेंट करेगा, इसका क्या करेगा, इंडोर्समेंट करेगा, तभी ये किसके पास पहुंचेगा, सी के पास। तो ए क्या कहलाएगा, इंडोर्सी, क्या कहलाएगा, इंडोर्सी, इंडोर्सी कहलाएगा। ठीक है, ये ओ है। ठीक, तो इंडोर्समेंट को सेक्शन 15 में बताया गया है, इफ द होल्डर साइन द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग इट। अगर जो हमारा होल्डर है या इंटाइटल्ड पर्सन है अगर बिल पे साइन कर देता है इसको ट्रांसफर करने के उद्देश्य से, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इंडोर्समेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इंडोर्समेंट कहेंगे, और इसे सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, नाउ लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉवर। अब ड्रॉवर की लाइबिलिटी क्या होती है, सेक्शन 30 में ड्रॉवर की लाइबिलिटी को बताया गया है। ड्रॉवर इज बाउंड इन द केस ऑफ डिसऑनर बाय द ड्रॉई और एक्सेप्टर टू कंपनसेट द होल्डर provided due notice of dishonor has been given to or received by the drawer। ठीक है दोस्तों, तो इनका कहना है कि अगर मान लीजिए किसी ड्रॉवर ने कोई बिल, सेलर बना था ड्रॉवर, ड्रॉवर ने कोई बिल जनरेट किया था, बिल ऑफ एक्सचेंज, और इससे पैसा किससे लेना था, ड्रॉई से। किससे लेना था, पैसा ड्रॉई से लेना था। ठीक, तो ये सेलर क्या था, ड्रॉवर था, और बायर क्या था, हमारा ड्रॉई था। अब जब बायर के पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेके गए पेमेंट करने के लिए, तो बायर ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, उसने पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो अब जिस व्यक्ति को भी इन्होंने होल्डर बनाया है या जिनको भी इन्होंने भेजा है, तो वो किससे अमाउंट को रिसीव करेगा, ड्रॉवर से, क्योंकि इन्होंने तो डिफॉल्ट कर दिया ना। तो वही इन्होंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया कि ड्यू नोटिस, पहले नोटिस प्रोवाइड किया जाएगा, ड्यू नोटिस के बाद जो लाइबिलिटी होगी पेमेंट की वो फिर ड्रॉवर की हो जाएगी। लाइबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर और ड्रॉई ऑफ द बिल, इसे सेक्शन 32 में बताया गया है कि अगर मान लीजिए बायर ने या ड्रॉई ने कोई बिल एक्सेप्ट किया है तो उसका भुगतान करने की जिम्मेदारी ड्रॉई की या एक्सेप्टर की या बायर की होगी। लाइबिलिटी ऑफ इंडोर्सर, सेक्शन 35, इंडोर्सर ड्रॉवर ही है, इंडोर्सर जिसने किसी के पक्ष में ट्रांसफर किया इंस्ट्रूमेंट को। तो सेक्शन 35 प्रोवाइड इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी whoever endorse and deliver a negotiable instrument is bound thereby to every substantial holder in the case of dishonor unless his liability is excluded। तो अगर मान लीजिए ए ड्रॉवर अगर किसी व्यक्ति सी को अगर बिल क्या कर देते हैं,
इंडोर्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंडोर्स कर देते हैं, है ना। तो जब भी सब्सटेंशियल होल्डर जो भी होगा, अगर सी होल्डर बन गया, मतलब सी पहुंचा किसके पास पेमेंट लेने के लिए, और वहां पे अगर डिफॉल्ट हुआ तो सी किससे पैसा वसूलेगा, ए से। अगर सी ने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, डी को, अब डी पैसा लेने गया और डिफॉल्ट हो गया, तो सी किससे वसूलेगा, डी किससे वसूलेगा, सी से। सी किससे वसूलेगा, ए से। तो ये कंडीशन चलती है, यही यहां पे बताने का प्रयास किया गया। इंडोर्सर की भी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, जो भी इंडोर्स करेगा उसकी लाइबिलिटी यहां पे हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 79, किसी भी बिल पे, याद रखिएगा, किसी भी बिल पे, है ना, अगर कोई बिल जनरेट हुआ है, अगर इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई किया गया है, स्पेसिफाई किया गया, क्या किया गया, स्पेसिफाई किया गया है, तो वही इंटरेस्ट पेएबल होगा। जैसे इन्होंने कहा 12% इंटरेस्ट यहां पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, तो बायर को क्या करना होगा, या एक्सेप्टर को क्या करना होगा, सेलर को इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेगा, कितने परसेंट, 12%। बट अगर बिल पे इंटरेस्ट रेट को स्पेसिफाई नहीं किया गया तो उस केस में 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ये कहां बताया गया है, सेक्शन 79 में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 79 में अगर स्पेसिफाई किया गया है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई होगा वही पेमेंट करना होगा। अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया तो आपको 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पे, पर एनम के आधार पे आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास जेएआईबी बिल फाइनेंस से रिलेटेड। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। और जेएआईबी अगर आप नवंबर 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं जेएआईबी महापैक के साथ। यहां पर आपके चारों कंपलसरी पेपर कवर हो जाते हैं, मल्टीपल बैचेस आपको यहां पढ़ने को मिलते हैं, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स, 24/7 डाउट सपोर्ट और ई बुक भी मिलती है। तो अगर आप चाहें तो 1 ईयर का महापैक 3999 और 2 ईयर का महापैक 5999 में अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ 6 मंथ महापैक भी अवेलेबल है, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ आप सभी के लिए जेएआईबी फाउंडेशन बैच हमारा आ चुका है और सबसे लेटेस्ट बैच है जेएआईबी फाउंडेशन 2.0 बैच। इसे आप 1999 रुपए में सब्सक्राइब कर सकते हैं और नवंबर 2025 को टारगेट कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करता है दोस्तों। और यदि आपका कोई इंडिविजुअल एग्जाम रह गया है तो आप इंडिविजुअल एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी आप इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच को चूज कर सकते हैं और उसके थ्रू भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एएफएम, आईईआईएफएस, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम चारों पेपर के आपको क्या दिए गए हैं, इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच दिए गए हैं और आप इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच को लीस्ट प्राइस में सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स फॉर जेएआईबी एग्जामिनेशन अवेलेबल है, चारों किताबें चारों पेपर की। इसमें संपूर्ण थ्योरी दी गई है, हिंट और सोल्यूशन दिए गए हैं, हर यूनिट के बाद क्वेश्चन और केस स्टडी विद सोल्यूशन, माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन। सो बेस्ट बुक है, अगर आप पढ़ें फॉलो करें तो आपको फायदा होगा। 1224 में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से आप इसको बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी के लिए एक ऑफर और है, यदि आप हमारे जेएआईबी सीएआईबी कोर्सेज को रेफर करते हैं अपने सीनियर्स को सीआईबी के लिए, अपने कलीग्स को जेएआईबी के लिए, तो या अपने जूनियर्स को जेएआईबी के लिए, तो जो भी आप कोर्स रेफर करेंगे और वो अगर वो कोर्स बाय करते हैं तो कितने का बाय करेंगे उसका 10% आपके पीडब्ल्यू वॉलेट में आ जाएगा। उसको आप यूपीआई के थ्रू अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या आप पीडब्ल्यू के कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा पीपीबी की किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्लास में जो यूट्यूब पे हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे हमें अपने डाउट्स लिख सकते हैं, हम आपके डाउट्स के क्या देंगे, आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू ऑल।